नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो देखो, आपको और आपके पूरे परिवार को विजयदशमी यानी दशहरे की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज देखो, इस त्योहार के उपलक्ष्य में द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों की छुट्टी है। मतलब दोनों न्यूज़पेपर्स आज पब्लिश नहीं हुए हैं। तो मैंने सुबह से बहुत सारे न्यूज़पेपर्स देखे, उनकी वेबसाइट्स देखी, कुछ कुछ आर्टिकल्स मुझे मिले। मतलब इतने भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए हम छुट्टी नहीं करते हैं, डिस्कस करते हैं जो आर्टिकल्स मैं ढूंढ चुका हूँ। सबसे पहला हमारा आज का आर्टिकल है इंडिया इजिप्ट रिलेशंस। जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, इजिप्ट यानी मिस्र का नाम जब भी आपके ध्यान में आता है ना, तो एक चीज आपके ध्यान में आती होगी, सुएज कैनल। हुआ क्या था? वैसे तो देखो, ये सुएज कैनल बनवाई गई थी 1869 में। पहले ना यूरोप में जाना होता था तो इतना घूम के जाना पड़ता था, लेकिन सुएज कैनल बनने के बाद यूरोप से आगे रास्ता बहुत ज्यादा छोटा हो गया। 1956 से पहले देखो, इस सुएज कैनल की ओनरशिप किसके पास थी? फ्रेंच और ब्रिटेन के स्टेक होल्डर्स के पास में थी। लेकिन जैसे आपको याद होगा ना, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तो इंडिया में बैंकों का नेशनलाइजेशन हो गया था, यानी सरकार की ओनरशिप में आ गए थे वो बैंक। उसी प्रकार से नासिर जब इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे ना, तो उन्होंने सुएज कैनल का नेशनलाइजेशन कर लिया। मतलब सुएज कैनल का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। पहले किसके पास थी ओनरशिप? पहले थी फ्रेंच और ब्रिटिश स्टेक होल्डर्स के पास। तो इजिप्ट के प्रेसिडेंट नासिर ने जब सुएज कैनल का नेशनलाइजेशन किया ना 1956 में, तो ये देश चिढ़ गए, फ्रांस और ब्रिटेन। इवन इजराइल भी चिढ़ गया था। इजराइल का आप मैप देखोगे, इजराइल देखो ऊपर ही आता है, ये इजिप्ट है, ये इजराइल है। तो इजराइल भी चिढ़ गया था। तो इस वजह से इजिप्ट ने, इजराइल ने, फ्रांस ने, ब्रिटेन ने, तीनों ने अपनी फोर्सेस भेजी सुएज कैनल पर कब्जा करने के लिए 1956 में। हालांकि देखो, यूएसए ने, यूएसएसआर ने और यूएन ने विरोध किया इनका कि आप फोर्स की सहायता से फिर से कॉलोनिज्म के रास्ते पर चल रहे हो, अब समय चेंज हो चुका है, कॉलोनिज्म का टाइम जा चुका है। तो यूएसए, यूएसएसआर, यूएन, डेवलपिंग कंट्रीज जैसे इंडिया, इनके प्रेशर के बाद फ्रांस, ब्रिटेन, इजराइल, इनको अपनी फोर्स सुएज कैनल से वापस ले जानी पड़ी थी। 1956 की यह बात है, जब इजिप्ट के प्रेसिडेंट नासिर ने सुएज कैनल को नेशनलाइजेशन कर दिया था। उसका मतलब कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया था। तो कहने का मतलब यह है, यह इशू मैंने आपको इसलिए बताया। एक तो देखो, इस पर क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने 2014 में। एक इसलिए बताया आपको कि इजिप्ट, जब भी आप सोचते हो आपके मन में क्या आता है, उससे आप रिलेट कर इसको। इजिप्ट जब भी आप सोचते हो आपके मन में पिरामिड आता है, सुएज कैनल आती हैं, ऐसी ऐसी चीजें आती हैं। इंडिया इजिप्ट रिलेशंस की बात करें, हाल ही में इजिप्ट ने एक पोस्टल स्टैंप रिलीज की थी। 75 साल पूरे हो गए इंडिया और इजिप्ट के डिप्लोमेटिक रिलेशन से इस्टेब्लिश हुए, उसे सेलिब्रेट करने के लिए। देखो, इजिप्ट और इंडिया साथ साथ थे। नैम के दौरान नॉन अलाइन मूवमेंट चली थी। नेहरू और इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे नासिर, दोनों के बीच में अच्छी बनती थी, दोनों नैम के लीडर थे। लेकिन देखो, बाद में आपको पता है 1962 का वार इंडिया हारा, तो एकदम से फिर इंडिया ने अपने आप पे फोकस करना स्टार्ट कर दिया और वर्ल्ड की बड़ी एक्टिविटीज में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट दिखाना थोड़ा कम कर दिया। अगर देखो सिग्निफिकेंस की बात करें, चैलेंजेस की बात चलो हम बाद में करेंगे, सिग्निफिकेंस की बात करें, क्या सिग्निफिकेंस है इंडिया और इजिप्ट रिलेशंस की। इजिप्ट के देखो पोजीशन बहुत बढ़िया है, सुएज कैनल यहां से गुजरती है और एक प्रकार से ना यूरोप, अफ्रीका, एशिया, इनके बीच में आपस में ट्रेड होना हो, बीच में इजिप्ट आता है। स्ट्रेटेजिक लोकेशन है काफी ज्यादा। अरब नेशंस के साथ इंडिया को अगर टाइज मजबूत करने हैं, रिश्ते मजबूत करने हैं, तो उसमें इजिप्ट का रोल है। और इजराइल के साथ इजिप्ट की सीमा लगती है। इस वजह से इजिप्ट की क्या अप्रोच है इजराइल को लेके, इजराइल के दुश्मन देशों को लेके, फॉर एग्जांपल ईरान को लेके, वो भी इंडिया के लिए मायने रखती है। नेक्स्ट, इजिप्ट देखे चूंकि पार्ट है नैम का, G77 ग्रुप का, जो डेवलपिंग कंट्रीज का ग्रुप है, तो ग्लोब में साउथ में जो कंट्रीज आते हैं ना, उनके बीच में अगर साउथ साउथ कोऑपरेशन इस्टेब्लिश करना हो, उसमें भी इजिप्ट का रोल काफी अहम हो सकता है। सिक्योरिटी देखिए, देखो इजिप्ट में भी इस्लामिक स्टेट समेत दूसरे जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं वो अपने पैर पसार रहे हैं और इंडिया को भी टेररिज्म से खतरा है, तो दोनों देश मिलकर काम कर सकते हैं। एनर्जी सिक्योरिटी की बात कीजिए, इजिप्ट एक ऑयल एंड गैस एक्सपोर्टिंग मिडिल इनकम कंट्री है और इंडिया आपको पता है एक ऐसा देश है जहां पे ऑयल और गैस की कमी है। इंडिया लो इनकम कंट्री है। और क्या सिग्निफिकेंस है? सोलर एनर्जी। देखो, सोलर एनर्जी को लेके इंडिया
वन ऑफ द लीडिंग कंट्री है पूरे वर्ल्ड में। इंडिया ने फ्रांस के साथ मिलकर इंटरनेशनल सोलर अलायंस में इस्टेब्लिश किया। दूसरी तरफ देखो, अगर अफ्रीका की बात करें तो उसमें इजिप्ट वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर है सोलर एनर्जी का, तो कोऑपरेशन का स्कोप काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा देखो, इजिप्ट एक ऐसा देश है जो बहुत ज़्यादा ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी में इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर रहा है और इस काम में इंडियन कंपनीज भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। नेक्स्ट चीज़ देखो, यूक्रेन और रशिया से ना इजिप्ट वीट इंपोर्ट करता था, बट इन दोनों के बीच में भी युद्ध चल रहा है, तो इंडिया इजिप्ट को वीट सप्लाई कर रहा है और इससे काफ़ी अच्छा इन्फ्लुएंस पड़ा है इजिप्ट के ऊपर। इंडिया ने वैसे तो वीट के एक्सपोर्ट पर बैन लगा लिया था, लेकिन इससे इजिप्ट को एग्जम्पशन दी गई थी ताकि इजिप्ट को अनाज मिल सके। ये बात की हमने सिग्निफिकेंस की। अब बात करते हैं चैलेंजेस की। सबसे पहला चैलेंज है डिक्लाइन इन द पोस्ट नैम इरा। देखो, जब तक नैम था ना, नॉन अलाइन मूवमेंट है तो अभी भी, लेकिन अब ठंडे बस्ते में है। जब कोल्ड वार पीक पर था ना, तब नैम एक्टिव था। उस समय इजिप्ट और इंडिया के रिलेशंस काफ़ी अच्छे थे। हमारे लीडर थे नेहरू और उनके लीडर थे नासिर। दोनों चाहते थे कि एक थर्ड मोर्चा आना चाहिए जो ना यूएसए के साथ हो ना यूएसएसआर के साथ हो, जो अपने इंटरेस्ट पे काम करे। लेकिन जब नैम इनएक्टिव हो गया ना, उसके बाद रिलेशंस में, इंडिया इजिप्ट के रिलेशंस में भी थोड़ा ठंडक आ गई। नेक्स्ट, इनस्टेबिलिटी इन इजिप्ट। देखो, इजिप्ट में इनस्टेबिलिटी है, मतलब कि वहाँ पे टेररिस्ट थ्रेट काफ़ी बड़ी है और इसके अलावा परमानेंट डेमोक्रेसी भी नहीं है, समय समय पर कू आता रहता है। ये भी एक चीज़ है जो इंडिया इजिप्ट रिलेशंस में एक बाधा है। नेक्स्ट है रिलेशंस विद चाइना। चाइना और इजिप्ट ने मिलकर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इस्टेब्लिश की, दोनों के बीच में मिलिट्री इंगेजमेंट हो रहा है, तो ये इंडिया के लिए एक कंसर्निंग चीज़ है। और देखो, ये एक ऐसी चीज़ भी है जिसने मोटिवेट किया है इंडिया को कि वेस्ट एशिया के साथ, दूसरे एरियाज़ के साथ रिलेशंस इंप्रूव किए जाएं। क्योंकि देखो, चाइना हमारा दुश्मन देश है, चाइना का हर जगह इन्फ्लुएंस बढ़ता है, तो इंडिया के लिए खतरा है। अब लास्ट में बात आती है वे फॉरवर्ड में क्या किया जा सकता है। सबसे पहले, इंक्रीजिंग इकोनॉमिक एंगेजमेंट। अभी तक जो अनटैप्ड पोटेंशियल वाले एरियाज हैं ना, जैसे टूरिज्म, फूड सिक्योरिटी, नेचुरल गैस, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन एमोनिया, फार्मास्यूटिकल्स, आईटी, न्यू एज टेक्नोलॉजीज, टूरिज्म, इन सब पर ज़्यादा फोकस किया जाए। इनमें ट्रेड की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा हैं। अभी जो पेंडिंग इश्यूज है ना बायलैटरल ट्रेड में, वो एड्रेस किए जाएं। ट्रेड प्रमोट किया जाए दोनों देशों के बीच में, मतलब ये इंश्योर किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड हो। इजिप्ट में देखो, एक प्रपोज्ड स्वेज कैनल फ्री ट्रेड जोन है, मतलब स्वेज कैनल फ्री ट्रेड जोन जो अभी प्रपोज्ड है, यहां पे इंडियन इन्वेस्टमेंट हो सकती है, जिससे अफ्रीका और यूरोप में इंडिया का एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा। नेक्स्ट देखो, जो सेंसिटिव रीजनल इश्यूज है ना, उनको डील करने में इंडिया की अप्रोच थोड़ी प्रैक्टिकल होनी चाहिए। जैसे कि देखो, इजिप्ट और इजराइल के रिश्ते अभी काफ़ी अच्छे हैं, तो इंडिया, इजिप्ट, इजराइल तीनों वो देश हैं जो टेररिस्ट के थ्रेट से सफ़र कर रहे हैं। तीनों आपस में इंटेलिजेंस शेयर कर सकते हैं, जो तीनों के लिए म्यूचुअली बेनिफिशियल रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट, टेपिंग अपॉर्चुनिटीज़ इन अफ्रीका। देखो, इंडिया का ना एक्सपोर्ट अफ्रीका में काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है, इसमें अभी स्कोप काफ़ी ज़्यादा है। इसमें देखो, एक ट्राइपैटाइट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ था कुछ समय पहले, किस किस के बीच में? ये 3 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, साउथर्न अफ्रीकन डेवलपमेंट कम्युनिटी SADC, COMESA, इसका पूरा नाम है रीजनल इकोनॉमिक कम्युनिटीज फॉर कॉमन मार्केट फॉर ईस्टर्न एंड साउदर्न अफ्रीका, और सबसे लास्ट में EAC यानी ईस्ट अफ्रीकन कमीशन। तीनों के बीच में ना एक 3 पक्षीय यानी ट्राइपैटाइट एग्रीमेंट साइन हुआ था, तो इससे इंडिया फायदा उठा सकता है इजिप्ट को हब बना के, मतलब इजिप्ट को हब बना के अफ्रीका में इंडिया पैर पसार सकता है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया इंडिया अफ्रीका रिलेशंस से संबंधित। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल देखो, आर्ट एंड कल्चर से संबंधित है। देखो, टाइटल में कोहिनूर है, लेकिन आर्टिकल पूरी तरह से कोहिनूर से संबंधित नहीं है। आप GS पेपर 1 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। कोहिनूर तो टाइटल में देखो इसलिए है क्योंकि अभी क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय, इनकी डेथ हो गई थी ब्रिटेन में, तो उसके बाद ये कहा जाने लगा कि इनके पास में जो कोहिनूर हीरा था वो वापस इंडिया को लौटाया जाए। हाल ही में देखो, ऑस्ट्रेलिया ने 29 पुरानी कलाकृतियां जो हैं वो इंडिया को लौटा दी प्रधानमंत्री मोदी की विजिट के बाद। लेकिन देखो, इंडिया जैसे देशों के लिए जहां से ये कलाकृतियां चुराई गई हैं,
जो इंडिया की अमानत है उनको वापस लाना देखो इतना आसान नहीं है। बात सिर्फ कोहिनूर की नहीं है, ऐसी अनेकों पुरानी मूर्तियां, पुराने आइटम्स, पुरानी कलाकृतियां चुराई गई हैं इंडिया जैसे देशों से, जो अभी ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों के म्यूजियम्स में पड़ी हैं। इनको देखो, डेवलप कंट्रीज को वापस, डेवलपिंग कंट्रीज को इंडिया जैसे देशों को लौटा देना चाहिए था। इसके पक्ष में काफी आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते हैं। एक तो देखो, ये हमारे देश के सिटीजन्स की आइडेंटिटी है, मतलब कोहिनूर का जो हीरा है वो तराशा गया था हमारे पूर्वजों के द्वारा। तो चलो कोहिनूर की बात अलग रखिए, और बहुत सारी चीजें जैसे हमारे जो भगवान हैं उनकी मूर्तियां हैं, उनसे हमारी आइडेंटिटी जुड़ी है, तो वो इंडिया को लौटा देना चाहिए। किसी और देश की अमानत है तो उसको लौटा देना चाहिए। यही देखो रिस्टोरेटिव जस्टिस भी है, जिसकी चीज उसी को वापस मिलनी चाहिए। नेक्स्ट देखो, कॉलोनीज की चीजें हैं वो लूट के ले गए थे फ्रांस और इंग्लैंड जैसे देश। अभी तो कॉलोनिज्म खत्म हो चुका है ना। जब देखो कॉलोनिज्म खत्म हो गया है तो उसकी आइडियोलॉजी पूरी तरह से समाप्त होनी चाहिए और जिसकी चीज है उसके पास वापस आ जानी चाहिए। समझ गए। नेक्स्ट आर्गुमेंट ये दिया जाता है, क्योंकि देखो ये चीजें हमारे पूर्वजों के द्वारा बनाई गई थी, उनको अब डेवलप कंट्रीज के म्यूजियम्स में रखा गया है, तो हम एक प्रकार से वंचित रह रहे हैं कि हमारे पूर्वजों ने कितना अच्छा आर्ट दिखाया उसको देखने के लिए। अब कुछ लोग बोलेंगे कि हम वहां पे जाके देख सकते हैं। यार हर कोई इंग्लैंड या फ्रांस जैसे देश में थोड़ी ना जा सकता है उन कलाकृतियों को देखने के लिए। उस आर्ट पर हक हमारा है, वो हमारे पूर्वजों ने बनाई थी, तो हमारा हक है कि हम उस आर्ट को हमारे इंडिया जैसे देशों में देख सकें। अब देखो खिलाफ में भी काफी आर्गुमेंट्स दिए जाते हैं, जैसे कोहिनूर जो डायमंड है वो गिफ्ट किया गया था, ना कि लीगली उन्होंने एक्वायर किया था। ये पहला आर्गुमेंट है। ऐसे बहुत सारी कलाकृतियां हैं जिनको गिफ्ट किया गया था इंडियन रूलर्स ने उस समय, जब ब्रिटेन हमारे देश में रूल कर रहा था, तो वो उन्होंने लूट के नहीं ले गए, वो ना ही उन्होंने लीगली एक्वायर किया। तो ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये दिया जाता है, कई बार देखो लोकेशन ऑफ ओरिजिन भी क्लियर नहीं होता, जैसे कोहिनूर वास्तव में कहां से ओरिजिनेट हुआ इसको लेके कोई अंदाजा नहीं है, तो कौन सी कलाकृति कहां से ओरिजिनेट हुई इसको लेके डाउट होता है। नेक्स्ट चीज, अगर देखो ये कलाकृतियां डेवलप कंट्रीज वापस लौटा भी दे जहां से वो ले गए थे, तो इससे देखो कॉलोनियल हिस्ट्री का तो अंत नहीं होगा, वो एक सच्चाई है। इंपीरियलिज्म इज द पार्ट ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री, मतलब पहले ये हुआ था, आप इस बात से इंकार नहीं कर सकते, हिस्ट्री को आप मिटा नहीं सकते। चौथी चीज देखो, अगर ये डेवलप कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज को पुरानी कलाकृतियां लौटा भी दें तो कोई जरूरी नहीं, अभी वो वेस्टर्न कंट्रीज में तो सेफ पड़ी हैं, लेकिन उन्होंने गरीब देशों को लौटा दिया तो वहां पे चोरी हो जाएंगी, उन्हें कोई लूट लेगा, वापस किसी डेवलप कंट्री के अमीर बिजनेसमैन को बेच देगा। नेक्स्ट, वेस्टर्न कंट्रीज का ये कहना है, देखो हमारे म्यूजियम में पड़ी हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारी हैं। हमारे म्यूजियम्स में दुनिया भर की चीजें पड़ी होती हैं, उस पर पूरी मानवता का हक है, ना कि सिर्फ एक देश का। तो ये सारे आर्गुमेंट्स दिए जाते हैं डेवलप कंट्रीज के द्वारा कि हमें कलाकृतियों को वापस नहीं लौटाना चाहिए। इस पर देखो काफी सारे इंटरनेशनल लॉज भी हैं, जैसे 1954 हेग कन्वेंशन ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी। ये वर्ल्ड वार सेकंड के बाद साइन किया गया था, जब वर्ल्ड वार सेकंड में काफी कल्चरल प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो गई थी। तो ये जो कन्वेंशन है ना, ये जिन जिन देशों ने इस कन्वेंशन को साइन किया, बोला जाता है कि उनकी जिम्मेदारी है कल्चरल प्रॉपर्टी की रिस्पेक्ट करना, जिन्होंने भी इनको साइन किया था उनको बचाना। 1970 में यूनेस्को कन्वेंशन ऑन द मीन्स ऑफ प्रोहिबिटिंग एंड प्रिवेंटिंग द इलिसिट इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी। ये कन्वेंशन कहती है कि जो राइटफुल ओनर्स हैं उनको चुराए हुए ऑब्जेक्ट वापस मिलने चाहिए। जैसे इंडिया से कोहिनूर हीरा अगर चुराया गया है तो वापस इंडिया को मिलना चाहिए, अगर इंडिया ओनरशिप का प्रूफ दे देता है तो। 1995 में एक कन्वेंशन आई थी, यूनिड्रोइट कन्वेंशन ऑन द स्टोलन और इलीगली एक्सपोर्ट कल्चरल ऑब्जेक्ट। ये इसमें कहा गया था कि जिन कलाकृतियों को इलीगल ढंग से एक्सपोर्ट किया गया है वो वापस उस देश के पास आनी चाहिए जहां से उन ऑब्जेक्ट्स का ओरिजिन हुआ है। इसके बाद देखो, इन्हीं आर्टिकल में कहा जाता है, इन्हीं इंटरनेशनल लॉज के चलते फ्रांस ने 2017 में और नीदरलैंड ने 2019 में कुछ आइटम्स को लौटा दिया था जिनको उन्होंने पहले कॉलोनी बनाया था, लेकिन अब इन दोनों देशों ने पुरानी कॉलोनीज को, मतलब अब तो आजाद हो चुके हैं वो देश, लेकिन उनको वापस कलाकृतियां लौटा दी थी। लेकिन देखो केस बाय केस बेसिस पर चर्चा हो सकती है। मान लीजिए इंडिया बोले कि हमें ये चाहिए, हमारा है, उस पर चर्चा हो सकती है, लेकिन ये पूरी लंबी प्रोसेस है। इंडिया एक एक आइटम बताए, देखो ये हमारा है, एक हमारा है, एक एक आइटम को अगर डिस्कस करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इंडिया में एक एक्ट है, एंटिकिटीज एंड
आर्ट ट्रेजर एक्ट 1972, ये भी इसी से संबंधित है कि हमारी जो कल्चरल प्रॉपर्टीज हैं उनकी सुरक्षा होनी चाहिए, उस चीज पे फोकस करता है ये एक्ट। लेकिन राइटर कहते हैं इसमें ना बहुत ज्यादा सुधार की गुंजाइश है। सुधार की गुंजाइश कैसे? जैसे देखो, इसके ना सेक्शन 3 में ये बोला गया है कि जो इलीगल ढंग से इनको चुराता है उनको 6 महीने से लेके 3 साल तक की सजा हो सकती है। राइटर कहते हैं 6 महीने से लेके 3 साल के बीच की सजा बहुत कम है। इजिप्ट और चाइना जैसे देशों में ना डेथ पेनल्टी का प्रावधान है अगर कोई कल्चरल क्राइम करता है इस प्रकार से। तो इंडिया का जो एक्ट है ना वो पुराना हो चुका है, इसमें चेंज लाने की आवश्यकता है। कुछ और सजेशंस लास्ट में राइटर देते हैं। देखो, अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। हमारे स्कूलों में ना आर्ट एंड आर्किटेक्चर को ज़्यादा अच्छे से नहीं सिखाया जाता। अब यूपीएससी में आप लोग पढ़ने लगे हो तो आप ज़्यादा सीरियस हो आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में, आर्ट एंड कल्चर के बारे में, लेकिन पहले आपको इतना नहीं पता था। जब आप स्कूलों में इसके बारे में आपने सीखा होगा तब आपने इतना ध्यान नहीं दिया, तो अच्छे से सिखाना चाहिए। नेक्स्ट, और आर्ट एंड कल्चर के बारे में देखो, अवेयरनेस सिर्फ म्यूजियम तक नहीं रहनी चाहिए, जनरल पब्लिक को भी इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए। तीसरा, एनजीओज जो देखो इंडिया की कल्चर को, इंडिया की पुरानी कलाकृतियों को वापस लाने में मदद करते हैं, उन एनजीओज को प्रमोट करना चाहिए। जैसे इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट है, काफी अच्छा है, इसको प्रमोट करना चाहिए। नेक्स्ट चीज देखो, अभी जहां पर भी इंडिया के आर्ट ऑब्जेक्ट्स हैं ना, हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स हैं, उनका लोकल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे उनकी क्लासिफिकेशन होनी चाहिए, कैटलॉग तैयार होना चाहिए, फोटोग्राफिंग होनी चाहिए, जियो टैग उनके साथ लगा होना चाहिए ताकि उनको आसानी से हम ट्रैक कर सकें। 5वें नंबर पे स्ट्रिक्ट पनिशमेंट का प्रावधान होना चाहिए अगर हमारी कोई विरासत को, पुरानी कलाकृतियों को अगर कोई चुराता है। तो ये सारे सजेशंस राइटर के द्वारा दिए जाते हैं अगर आर्ट एंड आर्किटेक्चर को प्रोटेक्ट करना है, पुराने मोन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करना है, पुरानी कलाकृतियों को प्रोटेक्ट करना है। इसके बाद देखो नेक्स्ट आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया का राइटर का अच्छा है, व्हाई इंडियाज फ्यूचर इज ब्राइटर देन चाइना। इसमें राइटर बात करते हैं इंडिया का फ्यूचर चाइना से क्यों अच्छा है। बेसिक देखो, 90s में ना एक समय ऐसा था चाइना और इंडिया की पर कैपिटा इनकम एक जैसी थी, लेकिन आज चाइना की जीडीपी इंडिया से 5 गुना है। इंडिया ने कहाँ पे गलती कर दी? देखो, इंडिया में डेमोक्रेसी है, चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है। फर्क इतना होता है, डेमोक्रेसी में ना सभी की आवाज़ सुनी जाती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, बुलेट ट्रेन इस्टेब्लिश करनी है तो बुलेट ट्रेन का विरोध होगा। मतलब इसको आप पॉलिटिक्स में मत लीजिएगा, कोई भी पार्टी बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट बनवा रही हो, कोई भी विपक्ष में हो, तो कोई भी जो सत्ता में होगा वो बोलेगा बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट अच्छा है, जो विपक्ष में बोलेगा वो खराब है। विरोध होगा, लैंड एक्विजिशन में बहुत दिक्कत आएगी, जनता अपना लैंड आसानी से बेचेगी नहीं। लैंड जब तक नहीं मिलेगा तो लाइनें कहाँ पे बिछेंगी? बुलेट ट्रेन के लिए बहुत दिक्कत आती है। कोई भी प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश करना हो, डैम इस्टेब्लिश करना हो, बहुत दिक्कत आती है। चाइना जैसे देशों में लोगों के पास राइट्स नहीं थे, डंडे मारते हैं वो, और लैंड चाहिए होता है ले लेते हैं। इसीलिए चाइना में इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा बड़ा देखने को मिलता है, क्योंकि वहां पे लैंड एक्वायर करना बहुत ईजी है। समझ गए? तो कुछ लोगों ने कहा कि चाइना की डेवलपमेंट मॉडल जो इंडिया से बहुत अच्छा है, इंडिया के पास बहुत रिसोर्सेज थे, लेकिन इंडिया ने डेमोक्रेसी लेके गलती कर दी। लेकिन राइटर ये बोलते हैं, देखो इंडिया का जो डेवलपमेंट मॉडल है ना, स्लो बेशक है लेकिन फ्यूचर इंडिया के साथ में है। चाइना की जो ग्रोथ स्टोरी है ना वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, लेकिन अब चाइना का एक्सपोर्ट कम हो रहा है। कोविड-19 के कारण देख लीजिए, जीरो कोविड स्ट्रेटजी चाइना ने अपनाई। मतलब इतना सख्त है चाइना कोविड केसेस को लेके, पूरे शहर लॉकडाउन कर दिए, जिससे उनके बिजनेस मतलब थोड़े टाइम के लिए बंद हो गया, सप्लाई चेन्स ठप हो गई। लोग दूसरे देशों को लगा चाइना एक रिलायबल पार्टनर नहीं है, बहुत सारी कंपनीज चाइना को छोड़ के दूसरे देशों में जाने लगी, जैसे वियतनाम, इंडोनेशिया, इंडिया। तो मतलब अब चाइना का एक्सपोर्ट ज़्यादा नहीं होगा। तो चाइना ने बहुत गलतियां करी हैं। डोमेस्टिकली चाइना की इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ सकती, क्योंकि उनकी डिमांड नहीं है, डोमेस्टिक डिमांड ज़्यादा नहीं है चाइना की। वन चाइल्ड पॉलिसी चाइना ने अपनाई, उसका रिजल्ट क्या निकल रहा है? बहुत गलत रिजल्ट उसका निकला है। डेमोग्राफिक डिविडेंड चाइना ने खो दिया है पूरी तरह से। उनकी जो एवरेज एज है वो बढ़ चुकी है, सोसाइटी डिसरप्ट हो चुकी है। मतलब चाइना का जो मॉडल था वो सख्त था एज कंपेरिजन टू इंडियन डेमोक्रेसी। इस वजह से वो सारे नुकसान चाइना अब जाके झेलेगा। तो अगर क्वेश्चन हम उठाएं यहां पे कि इंडिया का मॉडल सही है या फिर चाइना का, मतलब डेमोक्रेसी पे ध्यान दिया जाए या डेवलपमेंट पे। इंडिया ने डेमोक्रेसी पे ध्यान दिया, चाइना ने डेवलपमेंट पे ध्यान दिया। क्या इंडिया ने डेमोक्रेसी पे ध्यान देके गलती की? क्या हमें भी चाइना जैसा मॉडल अपनाना चाहिए था? तो इसको हम डिस्कस करते हैं डेमोक्रेसी वर्सेस डेवलपमेंट की जो डिबेट है ना, इसके माध्यम से। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लिए क्या डेमोक्रेसी सूटेबल है भी या फिर नहीं है? डेवलपमेंट का क्या लिंक है डेमोक्रेसी के साथ? यहां पर एग्जांपल दिया जाता है
या फिर आप कह सकते हो कंपेयर किया जाता है चाइना को और इंडिया को। दोनों देशों ने ऑलमोस्ट साथ साथ अपनी यात्रा स्टार्ट की थी। इंडिया आज़ाद होता है 1947 में और चाइना में भी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश होती है 1949 में। यानी दोनों देश ऑलमोस्ट सेम ही समय पर अपनी यात्रा स्टार्ट करते हैं। आखिरकार ऐसा क्या हुआ? एक समय में चाइना हमसे पिछड़ा हुआ था, लेकिन आज चाइना की इकोनॉमी इंडिया से कई गुना है और इंडिया चाइना के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा पिछड़ गया है। कुछ लोग कहते हैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है गवर्नमेंट सिस्टम। इंडिया में डेमोक्रेसी थी, इसलिए इंडिया डेवलपमेंट नहीं कर सका उस स्तर पर जिस स्तर पर चाइना ने डेवलपमेंट की। और चाइना में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का रेजीम था, यानी अथॉरिटेरियन रेजीम था। देखो सीधा सीधा फर्क पड़ता है। आप नॉर्मल सा एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए एक डैम इस्टेब्लिश करना हो इंडिया में, तो विरोध स्टार्ट हो जाता है, बहुत लंबे समय तक विरोध चलता रहता है, प्रोजेक्ट डिले हो जाता है। मान लीजिए कोई स्टील प्लांट इस्टेब्लिश करना है, नियमगिरी में स्टील प्लांट इस्टेब्लिश करना था, लंबे समय तक विरोध होता रहा, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूवल कैंसिल कर दिया था उस प्रोजेक्ट का। तो इस प्रकार की चीज़ें जो इंडिया में होती हैं वो चाइना में नहीं होती हैं। अगर वहाँ पे कोई विरोध करता है तो चाइना की सरकार, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट उस विरोध को स्वीकार नहीं करती है और अपने मनमाने ढंग से डेवलपमेंट लाने की कोशिश करती है चाइना की सरकार। तो ये डिफरेंस है इंडिया के मॉडल में और चाइना के मॉडल में। तो बहुत से लोग कहते हैं क्या इंडिया को भी चाइना जैसा मॉडल फॉलो करना चाहिए था? क्या इंडिया ने गलती की डेमोक्रेसी को एडॉप्ट करके? आप चाइना और इंडिया में सोशल और इवन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को कंपेयर कर लीजिए। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हमारा स्थान काफ़ी पीछे है और इवन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाइना में काफ़ी अच्छा है। हमसे तो साउथ एशिया के दूसरे कंट्रीज फॉर एग्जांपल बांग्लादेश, श्रीलंका, ये भी अच्छा परफॉर्म करते हैं। देखो यहाँ पे दो स्कूल्स ऑफ थॉट हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट है अमर्त्य सेन का और दूसरा है सिंगापुर के पूर्व प्रधानमंत्री हैं ली कुआन। यहाँ पे देखो आप, ली कुआन जो कहते हैं इंडिया को डेमोक्रेसी नहीं एडॉप्ट करनी चाहिए थी, और दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है अमर्त्य सेन का। ये कहते हैं डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट आपस में इंटरडिपेंडेंट है। पहले हम ली कुआन, ये सिंगापुर के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, इनके व्यू को समझते हैं। ये इंडिया के मॉडल के क्रिटिक हैं। ये कहते हैं इंडिया एज ए नेशन विद अनरियलाइज्ड पोटेंशियल, मतलब इंडिया में पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा था लेकिन उसे रियलाइज नहीं किया जा सका, और इसके लिए ली कुआन जिम्मेदार ठहराते हैं इंडिया की डेमोक्रेसी को। क्योंकि देखो डेमोक्रेसी जब होती है तो बहुत सी पॉपुलिस्ट पॉलिसीज अपनाई जाती है। जैसे अभी देख लीजिए विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज में एक प्रकार से होड़ है किसानों के लोन को माफ़ करने की, जबकि देखो ये रिसर्च से साबित हो चुका है कि किसानों का लोन माफ़ कर देने से किसानों का वेलफेयर नहीं होता है। किसानों का वेलफेयर इंश्योर करने के लिए बहुत कुछ और करना होगा, बल्कि नुकसान होता है किसानों के लोन को माफ़ करने से। लेकिन ये क्या है? ये पॉपुलिस्ट पॉलिसी है। अगर डेमोक्रेसी ना होती इंडिया में तो इस प्रकार की घटिया पॉलिसीज़ को नहीं फॉलो किया जाता। किसानों के वेलफेयर के लिए वास्तव में जो अच्छी पॉलिसीज़ हैं उनको फॉलो किया जाता। तो ये एक डिसएडवांटेज है इंडिया में डेमोक्रेसी होने का। ली कुआन ये भी कहते हैं इंडिया में पॉलिसी मेकिंग में बहुत ज़्यादा डिले होता है और ये डेमोक्रेसी की वजह से ही होता है। इंडिया के जो ब्यूरोक्रेसी है, राइट माइंडसेट नहीं है इंडिया की ब्यूरोक्रेसी का डेवलपमेंट के लिए। ली कुआन ये भी कहते हैं डेमोक्रेसी जो है वो वेस्टर्न ऑब्सेशन है। डेमोक्रेसी नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज़ के लिए ठीक नहीं है। ली कुआन के द्वारा बोला जाता है कि एशिया की वैल्यूज़ अलग हैं जो कि कम्युनिटेरियनिज्म पर आधारित हैं, डिसिप्लिन पर आधारित हैं। कम्युनिटेरियनिज्म क्या है इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे जब जस्टिस का टॉपिक आएगा। देखो ली कुआन स्कूल ऑफ थॉट के जो दूसरे सेकुलर्स हैं उनके द्वारा भी यही बोला जाता है कि एशिया के देशों में सेमी अथॉरिटेरियनिज्म होना चाहिए, यानी गाइडेड डेमोक्रेसी होनी चाहिए। गाइडेड डेमोक्रेसी का क्या मतलब है? गाइडेड डेमोक्रेसी एक प्रकार से ऑटोक्रेसी ही होता है। जैसे देखो टर्की में आपको पता है टर्की के जो राष्ट्रपति हैं अर्दगन, उन्होंने पावर्स अपने हाथों में कॉन्सेंट्रेट कर ली है। नाम का इलेक्शन होता है दिखाने के लिए, नाम की डेमोक्रेसी है, वास्तव में वहाँ पे ऑटोक्रेसी है। तो इस टाइप ऑफ गवर्नमेंट को कहा जाता है गाइडेड डेमोक्रेसी। और जो वेस्टर्न कंट्रीज में या फिर इवन हमारे इंडिया में फॉलो होता है वो है लिबरल डेमोक्रेसी। पूछेगी नहीं यूपीएससी, बस बताने के लिए है। ली कुआन कहते हैं
कि एशिया के देशों में गाइडेड डेमोक्रेसी होनी चाहिए, ना कि लिबरल डेमोक्रेसी जिस प्रकार की डेमोक्रेसी फिलहाल इंडिया में है। बिगेस्ट प्रॉब्लम डेमोक्रेसी के साथ पता क्या है? बिगेस्ट प्रॉब्लम ली क्वान स्कूल ऑफ थॉट के हिसाब से डेमोक्रेसी में है इनडिसिप्लिन, यानी अनुशासन नहीं है लोगों में। और अनुशासन बहुत ही ज़्यादा जरूरी है डेवलपमेंट के लिए। जहाँ पर अनुशासन नहीं होगा वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं आ सकती, और जहाँ पे डेमोक्रेसी है वहाँ पे अनुशासन नहीं है। तो ये हमने सारी बातें डिस्कस की ली क्वान स्कूल ऑफ थॉट के बारे में। अब देखो सेकंड स्कूल ऑफ थॉट है अमर्त्य सेन का। अमर्त्य सेन कहते हैं डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट दोनों देखो एक्सक्लूसिव नहीं है। डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती हैं, यानी दोनों इंटरडिपेंडेंट हैं। अमर्त्य सेन कहते हैं डेवलपमेंट को रीडिफाइन करने की आवश्यकता है। डेवलपमेंट को सिर्फ हम इकोनॉमिक ग्रोथ के पैमाने पर मेजर नहीं कर सकते। वो ये भी सजेस्ट करते हैं कि देखो डेवलपमेंट को डेमोक्रेटाइज करने की आवश्यकता है। मतलब ऐसा नहीं कि डेवलपमेंट का जो लाभ है वो कुछ ही सेक्शन को मिले, सभी सेक्शंस को, सोसाइटी में जितने भी सेक्शंस हैं उनको डेवलपमेंट का लाभ मिलना चाहिए, यानी डेवलपमेंट को डेमोक्रेटाइज करने की आवश्यकता है। अमर्त्य सेन मानते हैं इस बात को कि चाइना ने काफ़ी सारी अचीवमेंट्स को अचीव किया है, चाहे वो पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो या फिर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी, न्यूट्रिशन, हेल्थ, पॉवर्टी को ख़त्म करने की बात हो, इन सब चीज़ों में चाइना ने बहुत कुछ अचीव किया है। लेकिन अमर्त्य सेन कहते हैं चाइना की परफॉर्मेंस अच्छी है, इसका मतलब ये नहीं है कि चाइना में ऑथोरिटेरियन रजीम है, इसी की वजह से चाइना की परफॉर्मेंस अच्छी है, और इंडिया में डेमोक्रेसी है और इसी की वजह से इंडिया की परफॉर्मेंस खराब है। यहाँ पर बात यह है अमर्त्य सेन के हिसाब से जो चाइनीज लीडर्स हैं उनके पास पॉलिटिकल विल थी इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने की। उनको पता था जब तक देखो मासिस की कैपेबिलिटीज को डेवलप नहीं किया जाएगा तब तक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का फायदा नहीं उठाया जा सकता। यहाँ पर अमर्त्य सेन एडम स्मिथ को भी कोट करते हैं। एडम स्मिथ कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वालिटी ऑफ लेबर्स, यानी अगर क्वालिटी ऑफ लेबर्स अच्छी होगी तो उतनी ही ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ रेट होगी, उतनी ही ज़्यादा डेवलपमेंट आएगी। तो चाइना के लीडर्स ने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बुद्धिमत्ता दिखाई, और इंडियन के लीडर्स, हमारे जो लीडर्स थे वो पॉलिटिकल विल को शो नहीं कर सके मासिस की कैपेबिलिटी को डेवलप करने में। आगे अमर्त्य सेन के द्वारा एग्जाम्पल भी दिया जाता है अफ्रीका के एक देश बोत्सवाना का। यहाँ पर देखो ये है बोत्सवाना। यहाँ पर डेमोक्रेसी थी, लेकिन डेमोक्रेसी होने के बावजूद काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट हुई बोत्सवाना में। और बहुत सारे ऐसे देश जहाँ पर चाइना की तरह ऑथोरिटेरियन रेजिम इस्टेब्लिश हुआ, फॉर एग्जांपल नॉर्थ कोरिया, क्यूबा, वो देश तो डेवलपमेंट नहीं कर सके। तो ये एग्जांपल्स देके अमर्त्य सेन के द्वारा साबित किया जाता है कि डेमोक्रेसी एक रीज़न नहीं है कि किसी देश में डेवलपमेंट नहीं हुई, आप डेमोक्रेसी को जिम्मेदार ठहरा दो। और ऑथोरिटेरियनिज्म भी एक रीज़न नहीं है कि जहाँ पर ऑथोरिटेरियन रेजिम है वहाँ पर डेवलपमेंट ज़्यादा आएगी। सिर्फ आप चाइना और इंडिया की डेवलपमेंट को जनरलाइज नहीं कर सकते हो टाइप ऑफ गवर्नमेंट के हिसाब से। अमर्त्य सेन के द्वारा एक अच्छी बात ये बोली जाती है, जहाँ पर देखो डेमोक्रेसी है वहाँ पर क्राइसिस ऑफ मैनेजमेंट अच्छा होता है। क्राइसिस ऑफ मैनेजमेंट मतलब जैसे देखो इंडिया में फूड की शॉर्टेज होगी कहीं कहीं, तो अगर एक भी पर्सन इंडिया में भूख से मरता है तो हेडलाइन बन जाती है काफ़ी बार। जैसे दिल्ली में 3 गर्ल्स की डेथ हुई थी भूख की वजह से, तो नेशनल मीडिया में ये हेडलाइन बनी थी कि कौन सी सदी में हम जी रहे हैं, 3 गर्ल्स की डेथ हो जाती है भूख की वजह से। तो सरकार पे प्रेशर क्रिएट होता है। ये डेमोक्रेसी की एक अच्छी बात है। आज़ादी के बाद से हमारे देश में अभी तक एक भी फेमीन नहीं आया है, लेकिन चाइना में फेमीन आया है और ऑलमोस्ट 30 मिलियन लोगों की डेथ हुई चाइना में फेमीन की वजह से 3 सालों में। इवन बहुत सारे दूसरे देश जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, फॉर एग्जांपल कंबोडिया, सूडान, इन देशों में भी फेमीन की वजह से बहुत से लोगों की डेथ हुई है। डेमोक्रेसी होने का फ़ायदा ये होता है क्राइसिस ठीक से मैनेज हो जाते हैं, क्योंकि प्रेस को पूरी फ्रीडम होती है। प्रेस सरकार को प्रेशराइज करती है कि आप एक्ट कीजिए, और मजबूरी में सरकार को करेक्टिव एक्शन लेने पड़ते हैं। जैसे देखो यूएसएसआर में 1980s में चेर्नोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर आया था। चेर्नोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर के बाद यूएसएसआर की सरकार के द्वारा ठीक से करेक्टिव एक्शन नहीं लिए गए थे, और
अगर कोई देश डेमोक्रेसी होता तो वहां पे एक्शन ज्यादा अच्छे से लिए जाते, क्योंकि फ्रीडम ऑफ प्रेस होती और प्रेस प्रेशराइज करती गवर्नमेंट को कि आप क्या कर रहे हो, लोग वहां पे मर रहे हैं, आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे हो। तो गवर्नमेंट को मजबूरीवश एक्शन लेने पड़ते हैं। इसलिए डेमोक्रेसी की एक अच्छी खास बात यह है कि जो भी क्राइसिस आते हैं वो अच्छे से मैनेज हो जाते हैं डेमोक्रेसी में। जबकि वो देश जहां पे ऑथोरिटेरियन रेजीम होता है वहां पे सरकार के ऊपर प्रेशर नहीं होता, इसलिए क्राइसिस को ठीक से वहां पे मैनेज नहीं किया जाता। अमर्त्य सेन के अनुसार देखो डेमोक्रेसी में 3 तरह की वैल्यूज हैं। सबसे पहले इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज, दूसरे नंबर पे इंट्रिंसिक वैल्यूज और तीसरे नंबर पे एजुकेटिव वैल्यूज। सबसे पहले हम बात करते हैं इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज की। ये देखो एक प्रकार से मीन है बड़े एंड को सर्व करने के लिए। मैं आपको एग्जांपल की सहायता से बताता हूं। आपके पास वॉशिंग मशीन है। वॉशिंग मशीन का मकसद क्या है? आपको अपने कपड़े धोने हैं। तो देखो वॉशिंग मशीन अपने आप में वैल्यू नहीं है, आपका बड़ा एंड है कपड़े धोना। तो आपको वॉशिंग मशीन से प्यार नहीं है, लेकिन आपके कपड़े धुले होने चाहिए, इस चीज से आपको प्यार है। अगर वॉशिंग मशीन के अल्टरनेट में कोई दूसरी ऐसी चीज होगी जिसके साथ आप ठीक से अपने कपड़े को धो सको और कम पैसे लगें और अच्छे से आपके कपड़े धुल जाए, तो आप वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल नहीं करोगे, आप बेच दोगे, आप उसी दूसरी चीज का इस्तेमाल करोगे। यानी वॉशिंग मशीन हो या फिर कोई अल्टरनेट हो, ये सब एक माध्यम है, मीन है बड़े एंड को सर्व करने का। और बड़ा एंड क्या है? कपड़े धुलने चाहिए। उसी प्रकार से इलेक्शंस एक माध्यम है यह पता लगाने के लिए कि कौन सोसाइटी को रिप्रेजेंट करेगा, यानी गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। तो ये इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज हैं, काइंड ऑफ इलेक्शंस। दूसरे नंबर पे है इंट्रिंसिक वैल्यूज। इंट्रिंसिक वैल्यूज देखो वो वैल्यूज होती हैं जो अपने आप में पर्सन का वेलबींग इंश्योर करती हैं। अमर्त्य सेन देखो इस बात से इनकार करते हैं, लोग जो हैं वो अपने पॉलिटिकल राइट्स को छोड़ देंगे बेटर इकोनॉमिक गेन्स के लिए। अमर्त्य सेन कहते हैं देखो जनता को हर तरह की फ्रीडम चाहिए, पॉलिटिकल फ्रीडम, इकोनॉमिक फ्रीडम और सोशल फ्रीडम, क्योंकि ये तीनों जो फ्रीडम है, पॉलिटिकल फ्रीडम, इकोनॉमिक फ्रीडम और सोशल फ्रीडम, ये अपने आप में इंटरडिपेंडेंट हैं। लोगों के पास पॉलिटिकल राइट है, यानी लोग वोट देते हैं, तो इससे उनकी जो डिग्निटी है वो सेटिस्फाई होती है कि हाँ हमारे पास वोट देने का अधिकार है, हमने वोट दिया है। एसेंस ये निकलता है इंट्रिंसिक वैल्यूज वो वैल्यूज हैं जो अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं जनता के वेलबींग के लिए। पॉलिटिकल राइट हो, सोशल राइट हो या फिर इकोनॉमिक राइट हो, तीनों तरह के राइट्स इंपॉर्टेंट है। आप ये नहीं कह सकते कि इकोनॉमिक राइट को अपना हासिल करने के लिए लोग जो हैं अपना पॉलिटिकल राइट छोड़ देंगे। अमर्त्य सेन कहते हैं नहीं, पॉलिटिकल राइट भी चाहिए जनता को, ये उनकी ह्यूमन डिग्निटी के लिए नेसेसरी है। तीसरी वैल्यू डेमोक्रेसी की अमर्त्य सेन के हिसाब से है एजुकेटिव वैल्यू। देखो लोग पार्टिसिपेट करते हैं गवर्नेंस में, लोगों को पता लगता है पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स के बारे में, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के बारे में, तो इससे अवेयरनेस आती है जनता में और ये काइंड ऑफ काफी अच्छी चीज है। तो एजुकेटिव वैल्यू भी है डेमोक्रेसी के अंदर। तो इस प्रकार से हमने रिलेशन डिस्कस कर लिया है डेमोक्रेसी के बीच और डेवलपमेंट के बीच। अब देखो नेक्स्ट सब टॉपिक है रिलेशन बिटवीन डेमोक्रेसी एंड ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन और डेमोक्रेसी के बीच क्या रिलेशन है? देखो कुछ सेकुलर्स ऐसे हैं जो कहते हैं ग्लोबलाइजेशन ने डेमोक्रेसी को मजबूत बनाया है, लेकिन कुछ सेकुलर्स ऐसे भी हैं जो कहते हैं ग्लोबलाइजेशन ने डेमोक्रेसी को कमजोर बना दिया है। एक्चुअली में डेमोक्रेसी मजबूत भी हुई है, कमजोर भी हुई है ग्लोबलाइजेशन के कारण। पहले हम ये डिस्कस करते हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से डेमोक्रेसी किस प्रकार से स्ट्रेंथन हुई है। पहला पॉइंट देखो ये है, नंबर ऑफ डेमोक्रेसीज इंक्रीज हो गई हैं पूरे वर्ल्ड में। डेमोक्रेसी आज के समय में यूनिवर्सल हो चुकी है। दूसरा फायदा ग्लोबलाइजेशन के कारण ये हुआ है, जो डेमोक्रेटिक कॉन्शियसनेस है, फॉर एग्जांपल डेमोक्रेटिक वैल्यूज के बारे में जागरूकता, इक्वालिटी, फ्रीडम, ह्यूमन राइट्स, इन सब के बारे में कॉन्शियसनेस काफ़ी मजबूत हुई है ग्लोबलाइजेशन के कारण। और तीसरा फायदा ग्लोबलाइजेशन से ये हुआ है, ग्लोबल सिविल सोसाइटी और सिविल सोसाइटी एक्टिविज्म काफ़ी देखने को मिलता है, और ये भी हुआ है ग्लोबलाइजेशन के कारण। तो ये हमने फायदे देखे डेमोक्रेसी किस प्रकार से मजबूत हुई है ग्लोबलाइजेशन के कारण। अब हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन के कारण डेमोक्रेसी कमजोर कैसे हुई है। देखो ये बात सच है, वर्ल्ड में अब ज़्यादा कंट्री हैं जहाँ पर डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन जो ग्लोबल
गवर्नेंस है वो डेमोक्रेटाइज नहीं हुई है। ग्लोबल गवर्नेंस मतलब जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं, फॉर एग्जांपल आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल या फिर रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस, इन सब में डेमोक्रेसी का डेफिसिट देखने को मिलता है। आज भी देखिए आईएमएफ में यूएसए की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। दूसरे कंट्रीज को आज भी ठीक से रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली हुई है, जबकि वेस्टर्न कंट्रीज के पास आईएमएफ में रिप्रेजेंटेशन काफ़ी ज़्यादा है। तो प्रेजेंट जो ग्लोबलाइजेशन है वो देखो न्यू लिबरल आइडियाज़ पर आधारित है, यानी रोल बैक ऑफ स्टेट, मार्केट पे सब कुछ छोड़ दो, इस प्रकार के जो न्यू लिबरल आइडियाज़ हैं उन पर आधारित है प्रेजेंट ग्लोबलाइजेशन। और इससे गरीब लोगों के जो सोशल और इकोनॉमिक राइट्स हैं वो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हुए हैं। आप अगर देखो यूरोपियन यूनियन को छोड़ दो, यूरोपियन यूनियन आपको पता है यूरोपियन यूनियन की अलग से पार्लियामेंट है और कोई रीजनल ऑर्गेनाइजेशन की अलग से पार्लियामेंट नहीं है जिसमें रिप्रेजेंटेटिव्स को जनता के द्वारा इलेक्ट किया जाता है। आप सार्क देख लीजिए, एशियान देख लीजिए, कोई भी आप देख लीजिए, अलग से पार्लियामेंट किसी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन की नहीं है, सिर्फ यूरोपियन यूनियन की अलग से पार्लियामेंट है। जनता के द्वारा यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट में सांसदों को चुना जाता है। बाकी सभी रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस में पॉलिसीज को मैनिपुलेट किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है एग्जीक्यूटिव्स के द्वारा। इवन देखो ग्लोबलाइजेशन के कारण नेशन स्टेट का जो कंसेप्ट है वो भी कमजोर हुआ है। तो कुल मिला के ये हमने पॉइंट्स डिस्कस किए जिसके बेस पे कहा जा सकता है ग्लोबलाइजेशन के कारण डेमोक्रेसी जो है वो कमजोर हुई है। तो दोनों पॉइंट्स हैं, डेमोक्रेसी मजबूत हुई है ग्लोबलाइजेशन के कारण, अपने पॉइंट्स हैं, डेमोक्रेसी कमजोर हुई है ग्लोबलाइजेशन के कारण, अपने पॉइंट्स हैं।